एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इंटरव्यूअर कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप वुजू की परवरिश करने के लिए योग्य नहीं है। तो इन कहता है कि आपका इससे क्या मतलब। इंजन घबराकर कहती है हम वुजू की फैमिली है, ये कैसे मुमकिन। इंटरव्यूअर कहते हैं कि इस समय बच्चा बहुत अनस्टेबल महसूस कर रहा है क्योंकि उसके मॉम डैड अचानक चले गए और आपके काम के कारण देर रात तक घर आने और पिछले कुछ महीनों में बार बार केयर टेकर बदलने की वजह से वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। अभी आपके पास उसे पालने जैसा स्थिर वातावरण नहीं है और आपके परिवार में जो हाल ही में हुआ है उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए इस समय आप दोनों वुजू की केयर टेकर बनने के लिए योग्य नहीं है। ये सुनकर दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तय्यूम कहता है हम सब कुछ कर रहे हैं जो भी हम कर सकते हैं। आपने जो भी कहा मैं वादा करते हुए ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्लीज़ एक बार आप जरूर सोचें। इंटरव्यूअर कहती है वैसे भी ये मेरा फाइनल फैसला नहीं होगा, कोर्ट तय करेगा कि आपको परमिशन मिलता है या नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और वुजू उसके पास आता है। तय्यूम उससे पूछता तुमने किसी को परेशान तो नहीं किया। पड़ोसी कहती मैंने उसे कहा था तुम लोग कुछ सामान लेने गए हो, इसीलिए एक बड़े बच्चे की तरह चुपचाप इंतजार करता रहा। इंजुन कहती है हमें चलना चाहिए। आज़ा पूछती है कि क्या हुआ, तुम बीमार लग रही हो। तो इंजुन कहती है नहीं। फिर तय्यूम कहता है तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं इस वुजू को लेकर आता है। इंजुन अंदर चले जाते तो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तय्यूम उन्हें सब बात बता चाहे कुछ भी हो तुम्हें इंजुन और अयूब को नहीं कहना चाहिए। तय्यूम कहता अगली बार हमें साबित करना होगा कि वो गलत है। उधर हिंजून घर के अंदर सफाई कर रही होती है। उसके घर में इंटरव्यूअर की बात बार बार घूम रही होती है। उसे याद आता है जब इंटरव्यूअर में कहा था हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए मैं खुद इस घर की जांच करूँगी जहाँ बच्चा भी रहता है। हिंजून खुद से कहती है मेरे पास अभी एक मौका है, मैं खुद को साबित करूंगी। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही। एक सहकर्मी तय्यूम से कहती है क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कर रहे हैं इसलिए बोल्ड विजुअल अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर सब ठीक है तो क्या हम शूट को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। सुन कहती है इस बार जो हमने ट्रेडबॉकी की ट्रेनिंग की है सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। चीज़ें जिस स्पीड से चल रही है हमें उसी स्पीड से चलना होगा। तय्यूम का दोस्त कहता है हाँ मैंने भी इस मीडिया पर देखा, सच में बहुत वायरल हो रहा है। सहकर्मी पूछती है तो 20 तारीख कैसी रहेगी। उसका दोस्त कहता हाँ उस दिन हमारा कोई सूट भी नहीं है इसलिए उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तय्यूम कुछ नहीं बोलता, बस वुजू के बारे में सोचता रहता। फिर वह अपना फ़ोन देखता और उसे याद आता है कि उसी दिन इंटरव्यूअर भी घर की जांच करने आने वाली है। सन पूछते तो क्या हम 20 तारीख फिक्स कर दें। उसके बाद तय्यूम सारी बातें इंजू को बताता है। इंजुन कहती है कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें शूट पर जाना चाहिए। तय्यूम कहता अगर वो घर आए तो मुझे भी घर पर होना चाहिए। इंजुन कहती है नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मैं सब संभाल लूँगी, वैसे भी उस दिन मेरी छुट्टी है। तय्यूम सिर हिलाकर कहता है ठीक है। फिर वो कहता है लेकिन आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। इंजुन कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तय्यूम इधर उधर देखता है कि कोई आसपास है या नहीं। फिर वो इंजुन को गले लगा लेता है। फिर कहता है अब तुम रिचार्ज हो गई हो। इंजुन मुस्कुरा देते हैं। तय्यूम कहता है कि देखो जब तुम मुस्कुराती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। इसके बाद तय्यूम काम पर चला जाता है। इंजुन वुजू को डे केयर से लेने जाते हैं। टीचर कहती है आपको देखते ये पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था, आपके लिए तो बिल्कुल पागल है। इंजुन उसे लेकर वापस आ जाती है। वुजू से पूछते क्या सच में तुम मुझे देखकर इतना खुश थे। वुजू हंसते उसके चारों ओर घूमने लगता है। इंजुन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगती। थोड़ी देर बाद तीनों घर पर होते हैं। इंजुन पूछती है क्या तुम काम पर जा रहे हो। तय्यूम कहता हाँ वैसे तुमने कहा था कि वे आज दोपहर में आएगी, तुम अभी से इतनी बिजी क्यों हो। घर तो पहले से साफ है। इंजुन कहती है मैं चाहती हूँ कि ये जगह ऐसी लगे जहाँ कोई भी बच्चा आराम से रह सके। तय्यूम कहता है तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले सब संभाल लोगी। अगर आज मेरा सूट नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ रहता। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाओ, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना। वो वुजू को बाय करता और चला जाता है। घर में इंजुन काम करती रहती है और वुजू खेल रहा होता है। इंजुन वुजू के सर पर हाथ उसे रखती है। वुजू को बुखार है। वो तुरंत थर्मामीटर से चेक करते और सच में उसे बुखार होता है। इंजुन तुरंत सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। वो दवा ढूंढती है लेकिन दवा तो खत्म हो चुकी थी। पड़ोसी को कॉल करते और कहती है कि उजू को बुखार आने लगा है, क्या पास में कोई मेडिकल स्टोर है। पड़ोसी कहती मैं अभी बाहर आई हूँ। हिंजन पूछती है तो मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसी पूछते हैं क्या उजू को बहुत तेज बुखार है। हिंजन कहती है नहीं अभी भी हल्का है। पड़ोसी कहती है शायद मौसम बदलने की वजह से है, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है, नहीं तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ। हिंजन कहती है अभी हॉस्पिटल जाना थोड़ा मुश्किल है। पड़ोसी कहती है आज तो कोर्ट की तरफ से घर की जांच के लिए कोई आने वाला है ना। जब मैं निकली थी तो दोषी और अजय भी फिजिकल थेरेपी के लिए जा रहे थे।
हिंजन कहते हैं मैं उजू को चेक करती रहूंगी और आपको कॉल करती रहूंगी, अगर कोई दिक्कत हुई तो बता दूंगी। उसके बाद हिंजन दवा ढूंढने लगती है। उसी समय दरवाजा खुला होने की वजह से उजू बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हिंजन पीछे मुड़कर देखती है तो उजू कमरे में नहीं होता है। हिंजन तुरंत बाहर भागती है। वो देखती है कि उजू इंटरव्यूअर की गोद में होता है। उसकी आंख के पास छोटी सी चोट लगी होती है क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गया था। हिंजन घबरा जाती है और कहती है कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इंटरव्यूअर गुस्से में कहते हैं अब बच्चे को चोट भी लग गई है, इसे भी केयरलेस माना जाएगा। अब बच्चे को संभाल भी नहीं सकते, फिर उसकी देखभाल कैसे करेंगे। उजू रो रहा होता है। उसे में आजा भी वहां जाती है। दोषी कहता है केयरलेस से क्या मतलब है, ये कोई ज्यादा नहीं हो गया। अजय कहते हैं मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते, ये उस तरह की लड़की नहीं है। इंटरव्यूअर कहते हैं ये समय बताएगा। जिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी पुलिस भी वहां जाती है। पुलिस कहती है जांचकर्ता ने हमें तुरंत संपर्क किया था, इसलिए हम तुरंत यहाँ बाल शोषण की जांच के लिए आए हैं। जिन कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस वाला कहता है जैसा हमें जांचकर्ता ने बताया, हमें शक है कि बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी के लिए बच्चे की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें बच्चे को अपने साथ ले जाना होगा। दोषी हैरान होकर कहता है क्या कहा। पुलिस वाला कहता है कि कानून के अनुसार हमें बच्चे को आपसे अलग करना होगा, इसे कृपया सहयोग कीजिए। भले ही यहाँ गलती से हुआ हो, लेकिन हमें यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिंजन घबराकर कहती है नहीं, आप मुझे को मुझसे अलग नहीं कर सकते। आजा कहती है आप गलत समझ रहे हैं, आप उसे उसके आंटी से दूर नहीं कर सकते। उसने ऐसा क्या किया है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेडी ऑफिसर कहते हैं ये कोई सजा नहीं है, हम सिर्फ बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाल कल्याण विभाग सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा देखता है, उसके बाद बाकी बातें सुलझाई जाती है। अगर जांच में कोई गलत व्यवहार नहीं मिला तो सारे आरोप हटा दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है आप समझेंगे और सहयोग करेंगे। इंटरव्यूअर कहती है कि अभी के लिए हमें बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए। जिन रोते हुए कहती है मैं आपको सब समझा दूंगी, मैं बस एक पल के लिए उससे नजरें हटाई थी, मैं उजू के बिना नहीं रह सकती। आप लोग उजू को कहाँ ले जा रहे हैं। ऑफिसर कहती है बच्चे की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप इसी तरह व्यवहार करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोषी गुस्से में कहता है मैंने बहुत सुन लिया, अगर मैं नहीं मानूं तो क्या करोगे। ऑफिसर कहता है कि फिर आप पर केस हो सकता है। इसके बाद उजू को अपने साथ ले जाते हैं। हिंजन वहीं बैठकर रोने लगती है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रात में सब लोग बैठकर बात करते हैं। सब कहते हैं हिंजन उजू को माँ की तरह प्यार करती है, उसने बस दवा ढूंढने के लिए उसे नजरें हटाई थी, क्या इसके लिए कानून थोड़ा नरम नहीं हो सकता। तभी तेहुंग भी वहां पहुंच जाता है। अजय उसे सारी बात समझाते। तेहुंग तुरंत चाइल्ड केयर सेंटर पहुंच जाते हैं। हिंजन भी वहीं होती है। तेहुंग को देखते ही हिंजन टूट जाती है, कहती है ये सब मेरी ही गलती है, काश मैं पहले ही देख लेती कि उसे बुखार हो रहा है। तेहुंग उसे समझाता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस दवा ढूंढ रहे थे। हिंजन रोते हुए कहती है शायद मैं उसे पालने के काबिल नहीं हूँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तेहुंग उसे गले लगाकर शांत करता है। अगली सुबह आजा दरवाजा पर आते हैं। हिंजन दरवाजा खोलते है। आजा कहती है तुम इतनी जल्दी उठ गई। तेहुंग कहा। हिंजन कहती है वो बाहर गया है। आजा कहती है तो तुम अंदर आओ, थोड़ा फल खा लो। दोषी पूरी टोकरी भरकर लाया है। हिंजन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। दोषी उसे अंदर बुलाता है। हिंजन अंदर बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है। फोटो आजा की बेटी की होती है। आजा उसके पास आकर बैठती है और उससे खाने के लिए कहती है। हिंजन कहती है मुझे भूख नहीं है। आजा कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चावल और ताजी किमची ले आती। हिंजन कहती है नहीं मैं सच में ठीक हूँ। आजा उसका हाथ पकड़कर कहती है ये सब समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हिंजन कहती है उजू के लिए शायद मुझसे भी ज्यादा मुश्किल होगा, उसे अचानक घर से दूर ले जाया गया है, ऐसी जगह जहाँ वो किसी को नहीं जानता। मुझे लगता है मुझे यूजू के लिए काफी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं काफी उसके माँ की जगह लेने के कभी काबिल बन पाऊंगी या नहीं। मैं सच में ऐसा परिवार बनाना चाहती हूँ कि जिसमें उजू मुझ पर भरोसा कर सके। आजा कहती है जब इंसान जिंदगी का थोड़ा लंबा सफर तय कर लेता है तो उसे समझ आता है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे और डोसी को ही देख ले, क्या तुम्हें पता है कि मेरा और डोसी का कोई ब्लड रिलेशन है। इंजन हैरान होकर पूछते क्या मतलब। आजा कहती वो मेरा दामाद है और जो फोटो तुम देख रही हो वो मेरी बेटी की है। आजा आगे कहती है कि मेरी बेटी एक बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरे लिए हर दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे ये दर्द मुझे मार ही डालेगा। लेकिन फिर डोसी ने अपना सामान पैक किया और जबरदस्ती यहाँ आ गया।
उसने अपना घर छोड़ दिया और यहीं बस गया। वो मुझ पर नजर रखता था, मेरे कान खाता रहता था और मुझे पागल कर देता था। मैंने उससे कहा भी था, तुम्हारी पत्नी चली गई है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने उसे बहुत गालियाँ दी, उसे मारा भी, कई बार उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। वो बेवकूफ़ी भरे चुटकुले बनाता रहता था और मुझे हंसाने की कोशिश करता था। इतना जिद्दी था कि एक दिन मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? तब उसने कहा, जब तक वो यहाँ है तो वो मेरे साथ है, ये उसकी ज़िंदगी। इस तरह उसने मेरा हाथ थामा और यही मेरे साथ बस गया, मेरे परिवार बनकर। तो कौन कहता है कि परिवार बनने के लिए कोई योग्यता चाहिए? जिस तरह तुम वुजू के लिए परेशान हो, वही असली परिवार बनाते हैं। हिंजन चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही होते। आजा आगे कहती है, बस मुझे और डोसिक को ही देख लो। बाहर से लोगों को हम शायद एक अजीब जोड़ी लगते होंगे। मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका पति और मैं आज भी साथ में खाना खाते हैं। हम अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, कभी कभी 2 लोग भी परिवार बना सकते हैं। बस उन्हें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, उन्हें हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक उजू की बात है, वो आज भी तुम पर उतना ही भरोसा करता है जितना अपनी मम्मा पर करता था। फिर तुम्हें क्यों लगता है तुम काबिल नहीं हो? तुम उसे बहुत अच्छे से संभाल रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। घर आने के बाद युनजुन बेबी वूजो के लिए मेडिसिन, डायपर और बाकी सारी चीजें अरेंज कर रही होती। तभी तेह्यू आ जाता और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? युनजुन कहती है, मैं चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, कुछ टॉय भी रख रही हूँ। वूजो अभी घर से बाहर है ना, पता नहीं वो ठीक से सो पाएगा या नहीं, इसलिए मैं फोस्टर केयर में ये सब देना चाहती हूँ ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। तेंग कहता है, चलो हम साथ में चलते हैं। दोनों चाइल्ड प्रोटेक्टिव सेंटर पहुंचते हैं और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को सारी चीजें दे देते हैं। युनजुन कहती है, प्लीज ये सारी चीजें फोस्टर मॉम को दे दीजिएगा, उसे अचानक यहाँ से ले जाया गया था इसलिए वो बहुत डर गया होगा। उसे थोड़ा फीवर भी था इसलिए उसकी मेडिसिन भी है। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है इसलिए ये वाला डायपर यूज करिएगा। और ये क्रीम भी है, डायनासोर उसका फेवरेट है, ये उसकी कंफर्ट डल है। तेंग भी कहता है, कभी कभी वो रात में अपने पेरेंट्स को मिस करता है, तब उसे हल्के से थपकी देकर सुला दीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा समय दीजिएगा और वुजू का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर तेंग हुंजी के लिए खाना बनाता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वो युनजुन को बिठाकर खाना खिलाने लगता है। फिर तेंग कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फ्यूनरल में क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मैं ऐसा ही इंसान हूँ और मैंने उसी बात पर विश्वास कर लिया था। मुझे लगता था मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, तुम्हें कैसे प्यार दे पाऊंगा। लेकिन अब देखो, अब मैं तुम्हारे बिना और उजू के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। और तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा सबसे पहले वुजू भी आता। तुमने मुझसे कहा था मैं तुम पर भरोसा करो क्योंकि तुम मुझे डेट कर रही हो, तो अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम वुजू की मॉम बनने के काबिल हो, तुमसे बेहतर गार्डियन वुजू को कभी नहीं मिल सकता। इसलिए प्लीज अपने मन में ऐसा विचार मत लाओ कि तुम काबिल हो। इंजन धीरे से कहती, थैंक यू। दोनों वुजू की खाली सीट को देखते रहते। तेंग कहता, अब मैं वुजू के बिना रह सकता है। वे लोग उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हम सब कुछ क्लियर करेंगे, उसे वापस लेकर आएंगे। इसके बाद दोनों पूरे घर की बेबी प्रूफिंग करने लगते हैं। वे घर में मैट बिछाते हैं और सेफ्टी अरेंजमेंट करने लगते हैं। तेंग होम कैमरा भी सेट करता है, कहता है उजू के बिना ये घर कितना खाली लगता है। उधर युनजुन को कॉल करता है। युनजुन उसे सब कुछ बता देते कि उजू को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वाले ले गए हैं, इसलिए मैंने कल छुट्टी ली थी क्योंकि इन्वेस्टिगेटर घर आए थे। युनजुन पूछता, अब तुम ठीक हो? युन कहते हैं, हाँ, अब मेरा पूरा फोकस बस उजू को वापस लाने पे है। युनसुन कहता है, अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो प्लीज मुझे बताना। फोन कट होने के बाद युनसुन किसी और को कॉल करता है और पूछता है कि चाइल्ड सेपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है और बच्चे को वापस कैसे लाया जाता है। उधर दूसरी कहता है कि अगर घर में कोई भी काम हो तो मुझे बता देना और ये कचरा मैं बाहर फेंक देता हूँ। तेयंग कहता है, हम सेफ्टी फाइनेंस लगाने वाले। दोषी कहता है, ऑफ कोर्स मैं मदद करता हूँ, मैं यहाँ का सबसे अच्छा हैंडीमैन हूँ। तभी डाउनस्टेयर नेबर्स भी आ जाते हुए कहते हैं, सॉरी हम कुछ चीजें लेकर आए हैं। जब हमने अपने बच्चों को बड़ा किया था हमने कुछ रिकॉर्ड्स और एविडेंस संभाल कर रखे थे, क्योंकि हमारे 3 बच्चे थे इसलिए हम सब चीजों का रिकॉर्ड रखते थे। फिर तेंग को एक पेन ड्राइव देते हैं और कहते हैं कि इसमें वे कॉल रिकॉर्डिंग है जब युनजुन ने हमसे मेडिसिन के बारे में पूछा था।
देखो उस समय कितनी घबराई हुई थी। इस एविडेंस से यह साबित हो सकता है कि उस समय वो पैनिक में थी और उसने बच्चे की उपेक्षा नहीं की थी। तेंग और इंजुन दोनों उनका धन्यवाद करते हैं। सभी पड़ोसी कहते हैं हम सब मिलकर उजू को वापस लेकर आएंगे। उधर यूनसुक एक लॉयर से मिलने आता है। लॉयर कहता आप खुद यहाँ आए हैं, मुझे लगा था आप बहुत बिजी होंगे। यूनसुक कहता नहीं, मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट देखने आया था। लॉयर कहता है कि ये सारे स्टेटमेंट है जो उस विला में रहने वाले लोगों ने दिए हैं और लगभग सब युनजुन के पक्ष में है। डे केयर टीचर का भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि वो सच में बच्चे से बहुत प्यार करती है। यूनसुक पूछता है इसका मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉयर कहता है कि हाँ, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। यूनसुक कहता है थैंक यू। लॉयर मुस्कुराकर पूछता है कि आखिर कौन है जिसके लिए तुम यहाँ तक आ गए? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यूनसुक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि नहीं, वो मेरा पहला प्यार है। इधर बेबी उजो फोस्टर फैमिली के घर में लगातार रो रहा होता है। ये बात चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को बताई जाती है। इन्वेस्टिगेटर पूछते हैं क्या हुआ। जवाब मिलता है कि बच्चा कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है और लगातार रो रहा है। शायद वो अपने आंट और अंकल को मिस कर रहा है। मुझे लगता है वे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह वे उसकी चिंता कर रहे थे और उसके लिए सामान लेकर आए थे, उसे साफ पता चलता है। फिर वह कहती है आप ये पेटिशन भी देख लीजिए। हमने पुलिस और लोकल गवर्नमेंट को भी इसकी जानकारी दे दी है, इसलिए ये रिंग भी जल्दी हो जाएगी। इन्वेस्टिगेटर पूछते हैं क्या मैं पेटिशन देख सकती हूँ? फिर वो पेटिशन पढ़ने लगते हैं। उधर हिंजुन हाफ डे लेकर ऑफिस आ जाते हैं। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहती है घर पर अकेले बैठकर मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि काम पड़ा जाऊं। वैसे भी काफी काम पड़ा हुआ है। फिर वो देखती है कि यूनसुक ऑफिस में नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तेंग और स्टेशन गए होते हैं। पुलिस वाला बताता है कि हमें पेटिशन मिल गई। लगता है ये सब गलतफहमी थी। तेंग पूछता है कि पेटिशन। पुलिस वाला उन्हें पेटिशन दिखाता है जो नेबरहुड के सभी लोगों ने अपने हाथ से लिखकर दी थी। वो बताता है कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट और स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण एविडेंस होते हैं। इंजन पूछती है कि ये सब किसने सबमिट किया। पुलिस वाला बताता है कि ये यूनसुक ने सबमिट किया है। यह सुनकर हिंजुन मुस्कुरा देती है। फिर वो ऑफिस में लोगों से पूछती है कि यूनसुक कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वह यूएस ब्रांच के एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में बिजनेस के काम से व्यस्त है। जिन कहते मुझे उन्हें थैंक यू बोलना था। तभी हिंजुन को अचानक एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे अभी वापस जाना होगा। उसे पता चलता है कि बीबी उजो वापस घर आ गया और इन्वेस्टिगेटर उसे खुद छोड़ आए। जो तुरंत घर पहुंचते वो देखते हैं कि उजो का बुखार भी अब ठीक हो चुका है। इन्वेस्टिगेटर मुस्कुराते हुए कहते हैं फिलहाल सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरी होम विजिट अभी बाकी है। इसके बाद घर का निरीक्षण करते हैं। बेबी उजो घर में खेल रहा होता है और वो रोना भी बंद कर देता है। इन्वेस्टिगेटर देखते हैं कि घर में बेबी प्रूफिंग की गई, सेफ्टी फेंस लगाया गया और वो ये सब रिकॉर्ड भी करते हैं। फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ती है। तस्वीर देखते उसे डे केयर टीचर की बात याद आती है कि जब उसकी आंट और अंकल उसे लेने आते हैं तो उसका चेहरा चमक उठता है। उसे नेबरहुड के लोगों की स्टेटमेंट भी याद आती है। उन्होंने कहा था कि एक माँ तुरंत समझता है कि बच्चा नेगलेक्ट हो रहा है या नहीं। उनका दिल सही जगह पे है। वो अपने बच्चे के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ी थी। उनकी तस्वीर देखकर ही समझ आता है कि वे अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। उधर यूनसुक अपने लॉयर से कह रहा होता है कि वह बहुत अच्छी इंसान है, वह केयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं उसे उसकी मदद करना चाहता हूँ। इधर इन्वेस्टिगेटर पेटिशन और बाकी सारी डॉक्यूमेंट पढ़ रही होती। तेंग ने उसे एक एल्बम भी दिया होता है जिसमें जब से उजू उस घर में आया था तब से उसकी सारी तस्वीरें लगी होती। उनके साथ छोटे छोटे पोर्ट्स भी चिपकाए थे, जैसे आज उजू ने अपना पूरा खाना खा लिया, आज मैंने पहली बार उजू के साथ खेला, आज हम उजू के साथ कैंपिंग पर गए। एक फोटो पर लिखा था यू आर माई यूनिवर्स। उस फोटो में हिंजुन और बेबी उजू साथ में होते। इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि किसी फोटो को देखकर ही समझ आता है कि बच्चे की मुस्कान नेचुरल है या नहीं। फिर वो कहते हैं कि उजू सच में आपसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो कहते हैं आज के लिए इतना काफी, अब मैं चलती हूँ। हियरिंग में मिलते हैं। बाहर निकलते हैं और सुनती है कि हिंजुन उजू से कह रही है मुझे आई रियली मिस्ड यू। इन्वेस्टिगेटर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उधर युनजुन और तेंग बेबी उजो को सुला देते हैं। जुन कहते हैं मेरा बच्चा कितने चीजों से गुजर चुका है। तेंग उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम भी तो कितनी चीजों से गुजरी हो। युनजुन कहती है कि अब मुझे लगता है कि उजो को उसके अपने कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। बच्चे का स्लीपिंग स्पेस और प्ले एरिया अलग होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था ये बच्चे के लिए बेहतर होता है। फिर वो अपनी सिस्टर के बारे में बात करती है। वह कहती है कि पहले जब भी मुझे अपनी सिस्टर की याद आती थी तो मैं रोने लगती थी क्योंकि
को याद बहुत दर्द देती थी, लेकिन अब मैं उस सारे प्यार को याद करूंगी जो उसने मुझे दिया था, क्योंकि वो प्यार अभी भी मेरे अंदर और वुजू के अंदर भी। तेंग उसे गले लगा लेता है। उधर कोर्ट में हेयरिंग चल रही होती, सारे नेबर बाहर कान लगाकर सुन रहे होते। फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाती। इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट और सभी पिटीशन के आधार पर कोर्ट मानता है कि ह्यूंजन वुजू के लिए लीगल गार्डियन बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तेंग और ह्यूंजन बेबी वुजू के साथ बाहर आते हैं और नेबर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तेंग कहता है, आज का खाना मेरी तरफ से। सब लोग साथ में फोटो खिंचवाने लगते हैं। बेबी वुजू को उसके नए कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। ह्यूंजन पीछे से तेंग को गले लगा लेते हैं। ह्यूंजन मुस्कुराकर कहती है कि थैंक यू। तेंग उसे हक करते हुए कहता है, तुम भी बिल्कुल बच्ची की तरह हो। चारों देखते हुए कहता है कि इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है, अब यहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फिर वो कहता है कि यहाँ पर हम अपनी फैमिली फोटो भी लगाएंगे। जिन कहते हैं, इसके बाद तुम कभी छोड़कर नहीं जा सकते, पता है ना, क्योंकि फैमिली फॉरएवर होती है। तो ये मुस्कुरा कर उसे किस कर देता है। हिंजू तुरंत कहती है कि किस मत करो, पहले बोलो तुम कहीं जा तो नहीं रहे। तेम कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि आई लव यू और थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और ये घर बनाने के लिए। जिन कहते हैं आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहते हैं। उधर यूनसुंग को यूएस भेजने की तैयारी चल रही थी। वे मीटिंग से बाहर आता है तो यूनजुन उससे कहती है कि मुझे आपसे बात करना है। यूनसुंग कहते मुझे भी। यूनजुन बोलती पहले मुझे बोलने दो, थैंक यू। पिटीशन राइट करवाने के लिए और लॉयर लाने के लिए, ये सब आपके कारण हुआ कि हम वुजू को वापस ला पाए और मुझे उसका गार्डियन बना दिया गया। यूनसुंग कहता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन वे लॉयर मेरा दोस्त था। फाइनली मेरा कनेक्शन किसी अच्छे काम में काम आया। यूनजुन कहती है, मैं कई दिनों से आपसे मिल ही नहीं पा रही थी। यूनसुंग कहता है, सॉरी मैं बहुत बिजी था, मैं यूएस ब्रांच में शिफ्ट हो रहा हूँ, अब मैं सच में तुम्हारा सीनियर बन जाऊंगा। यूनजुन पूछती है, आप कब जा रहे हैं। यूनसुंग कहती है, सिर्फ 2 हफ्तों में, लेकिन उससे पहले मैं वुजू का बर्थडे अटेंड करके जाऊंगा, अगले हफ्ते ही है ना। यूनजुन हैरान हो जाते हैं और घर आकर कैलेंडर देखते हैं। तो कहता हम तो भूल ही गए थे, इतने काम में बिजी थे, वुजू का बर्थडे है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहता है, बर्थडे घर पर नहीं करेंगे। यूनजुन कहती है, क्यों। तेम कहता है, क्योंकि ये वुजू का पहला बर्थडे है। यूनजुन कहते हैं कि नहीं, दूसरा है। तेम कहता है, लेकिन हमारे साथ तो पहला है, इसलिए हमें इसे ग्रैंड सेलिब्रेशन मनाना चाहता है। यूनजुन पूछती है कि 1 हफ्ते में वेन्यू कहाँ मिलेगा। तेम कहता है, देखते हैं। यूनजुन कहते हैं, खाना मैं देख लूँगी। तेम अपने दोस्तों से मिलने जाता है। एक दोस्त कहता है, एक स्टूडियो उसे बुक करवा सकते हैं। दूसरा दोस्त कहता है, मैं इवेंट होस्ट कर दूंगा। इस तरह सब तय हो जाता है। अजय कहते, खाना मैं बना दूंगी। यूनजुन कहती है, नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे। अजय कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरा खाना बहुत टेस्टी होता है और तुम मेरी मदद कर देना। डाउनस्टेयर नेबर भी कहते, मैं भी हेल्प कर दूंगी। जय कहते, एक तरह से वो मेरा भी ग्रैंड चाइल्ड ही है। डाउनस्टेयर नेबर का पति कहता है, मैं गाना गाऊंगा, मैं हमेशा से आइडल बनना चाहता था। सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। अजय के साथ मिलकर सब खाना बनाने लगते। उधर स्टूडियो में डेकोरेशन शुरू हो जाती है। डाउनस्टेयर नेबर केक लेकर आते हैं, कहते हैं, चलो इसके ऊपर नाम लिखते हैं। उधर बेवुजू को तैयार किया जा रहा होता है। फिर सब लोग स्टूडियो पहुंच जाते हैं। तेंग अपने दोस्तों से हिंजुन को मिलवाता है। सन भी आ जाती है और वुजू से मिलती है। इमिचो और उसका हस्बैंड भी आते हैं। इमिचो बेवुजू को गोल्ड की रिंग गिफ्ट करती है। उसका हस्बैंड मजाक में कहता है, गोल्ड बहुत महंगा हो गया, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सब लोग हंसने लगते। आजा भी वहाँ पहुँच जाते। पता चलता है कि तेंग का दोस्त एक रिसर्चर है, इतने समय से सब पार्टिकल में था, अब वापस काम पर जाने वाला है। तेंग मजाक में कहता है, मेरे बॉयलर का पैसा कब दोगे, स्मोक करना बंद करो। तभी यूनसंग भी आ जाता है। वो उजो के लिए एक कार गिफ्ट करता है। यूनसंग कहता है, मैं एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था ताकि ये मुझे भूले नहीं। फिर वो इंजन और बाकी सब लोगों से मिलता है और स्पीच की प्लानिंग टीम भी वहाँ आ जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर तेंग को स्पीच देने के लिए कहा जाता है। तेंग कहता है, थैंक यू, वो जो सिर्फ हमारा नहीं, वो आप सबका भी है। जिसने आज तक उसे बड़ा करने में हमारी मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम फैमिली बन पाए आपके कारण, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया और हमारी मदद की। इसके बाद माइक हिंजुन को दिया जाता है। हिंजुन कहते हैं, हम सब आज यहाँ एक साथ खड़े हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो आप सब मिलकर हैप्पी बर्थडे गाते हैं। सब लोग मिलकर हैप्पी बर्थडे गाने लगते हैं। उसी समय उनकी पूरी जर्नी की यादें सामने आने लगती है। जिन अपने बहन को याद कर रही होती है और तेंग अपने भाई को। दोनों बेबी वुजू को देखकर मुस्कुरा रहते हैं। आज अब काफी इमोशन हो जाते हैं। सब लोग फोटो करवाते हैं। तेंग और उनजुन बेबी वुजू को प्यार से किस करते हैं और यहाँ पर ये ड्रामा अब खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया। हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जरूर बताएं। अगला ड्रामा कौन सा देखना पसंद करोगे वो कमेंट में लिख दो।